तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल एडू हब। और आज मैं क्लास 9th साइंस 2 का 7th चैप्टर एनर्जी फ्लो इन आ इकोसिस्टम एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनना। चैप्टर उतना हार्ड नहीं है, आपको हार्ड लग रहा होगा लेकिन उतना हार्ड नहीं है। हमारे लिए सब चैप्टर चिंदी है। कैसे है? रत्ती चैप्टर है, फटाक से कर लेंगे। तो पहले चैप्टर का टाइटल देख लेते हैं, एनर्जी फ्लोइंग इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की अगर डेफिनेशन चाहिए तो आप कहीं पे लिख सकते हो, इट इज़ एन रेसिप्रोकल स्ट्रक्चर ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब समझाता हूँ। इकोसिस्टम जो है वो दो चीज़ों से बनता है, अबायोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड बायोटिक ऑर्गेनिजम्स। अबायोटिक ऑर्गेनिजम्स जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हवा, ऑक्सीजन, कोई भी केमिकल, फिजिकल। और बायोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लिविंग होते हैं, जैसे मैं, आप, कोई भी जानवर। ये सब बायोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जैसे अब हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, 4 प्रकार के होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, सेप्रोट्रॉप्स एंड डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर जो हमको खाना बना के देते हैं, कंज्यूमर जिनका हम खाना खाते हैं, हम खाना खाने का काम करते हैं। वी ह्यूमंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंज्यूमर्स। और जो पौधे होते हैं, प्लांट्स, उनको प्रोड्यूसर बुलाया जाता है। सेप्रोट्रॉप्स सेप्रोट्रॉप्स वो स्पीशीज़ है जो फंगस को बुलाई जाती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेप्रोट्रॉप्स। डीकम्पोजर वो उस प्रकार के बैक्टीरिया है जो किसी भी चीज़ को सड़ा देते हैं, जैसे वल्चर सुना होगा। वल्चर कैसे सब सड़ी हुई चीज़ों को खाते हैं, वैसे ही उनको पहले डिकम्पोजर, कोई भी जानवर मरने के बाद पहले उसको डिकम्पोज करता है, फिर वल्चर आके खाता है। तो वैसे कंज्यूमर के भी 3 प्रकार होते हैं। पहले होता है प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और तीसरा होता है टर्शरी कंज्यूमर या फिर एपेक्स कंज्यूमर। पहले जान लेते हैं हम प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में। प्राइमरी कंज्यूमर्स जैसे ग्रासहॉपर, स्क्विरल, एलिफेंट, दे आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स। वो सीधा पौधे खाते हैं, वो किसी और जीव को जंतु को खाते नहीं। ग्रासहॉपर सीधा पौधे खाता है, एलिफेंट्स ऑल्सो इट लीव्स, स्क्विरल ऑल्सो इट लीव्स, या फ्रूट या नट बोल सकते हो आप। वो सीधा ऑटोट्रॉप से डिपेंड रहता है, वो कोई कार्निवोरस चीज़ को खाते नहीं है। इस दूसरी तरफ से सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं कार्निवोरस लेवल के, लो लेवल, जैसे फ्रॉग, आउल, फॉक्स, ये सब हर्बीवोरस को खाते हैं। जो ऑटोट्रॉप जो पौधे खाता है, जो प्लांट्स खाता है, उसे कहते हैं हम हर्बीवोरस। जो हर्बीवोरस को खाता है उसे कहते हैं हम कार्निवोरस। और जो कार्निवोरस और हर्बीवोरस दोनों खाता है उसे कहते हैं हम ओमनीवोरस। इसका आगे एक टेबल है जो मैं आपको बताऊंगा, आप तब तक ये समझ लीजिए। पहले सेकेंडरी कंज्यूमर जो होता है हर्बीवोरस को खाता है, और टर्शरी कंज्यूमर्स ये सबके बाप है, ये पटेल कंज्यूमर्स। इनको कोई नहीं खाता, ये सबको खाएंगे, हर्बीवोरस को खाएंगे, हर कार्निवोरस को भी खाएंगे, लेकिन इनको कोई नहीं खाता। जैसे लायन और टाइगर, कहीं पे देखा है आपने लियोन और टिगर को खाते हुए? मैंने सुना है मैक्सिको में लियोन खाते हैं, लियोन और टिगर। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर होते हैं जो सीधा ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर होता है जो हर्बीवोरस को खाते हैं। और टर्शरी या फिर पटेल कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स होते हैं जो हर्बीवोरस या कार्निवोरस को खाते हैं, लेकिन वो सबके बाप होते हैं। ठीक है, इधर तक समझ आया? ऑल गुड। हम बात करते हैं ओमनीवोरस के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था, ओमनीवोरस वो जीव जंतु होते हैं जो
हर्बीवर्स को भी खाते हैं और कार्निवर्स को भी खाते हैं। जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों है, जैसे ह्यूमंस हम कभी कभी मांस भी खाते हैं, चिकन खाते हैं, और बेयर सर्दी में मछली खाता है और जंगल में शहद पीता है। उसे वो भी एक ओमनिवोरस टाइप की प्रजाति है। तो एक बार फिर से पढ़ लेना, एक क्वेश्चन आ सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। फूड चेन एंड फूड वेब, इसका पहले डेफिनेशन देख लो। इंटरैक्शन गोज ऑन कंटिन्यूसली बिटवीन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड सेप्टोट्रॉप्स। द डिफाइनाइट सीक्वेंस इन द इंटरैक्शन इज कॉल्ड फूड चेन। एक इंटरैक्शन होती रहती है किसमें? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और सेप्टोट्रॉप्स में। उसी इंटरैक्शन को हम कहते हैं फूड चेन। जैसे ये कोई एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा मुझे। जैसे ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को ईगल खाएगा, एंड गोज ऑन कंटिन्यूसली। उसे कहते हैं हम फूड चेन। और यही ऐसी बहुत सारी फूड चेन्स को मिलाकर बनता है फूड वेब। अभी फूड वेब का डेफिनेशन देख लेते हैं। एन ऑर्गेनिज्म इज प्रे ऑफ मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स। जैसे अगर एक इंसेक्ट किसी प्लांट को खाता है तो कोई और इंसेक्ट, तो सेम इंसेक्ट किसी और का खाना है। जैसे फ्रॉग इंसेक्ट को खा लेगा, या वॉल लिज़ार्ड या बर्ड। वही डेफिनेशन नीचे है। एन इंट्रिकेट वेब इंस्टेड ऑफ एन लीनियर फूड चेन, सच एन इंट्रिकेट नेटवर्क इज कॉल्ड एज फूड वेब। इंट्रिकेट मतलब कॉम्प्लेक्स या फिर जाली टाइप। यही एक इंट्रिकेट नेटवर्क या फिर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम कहते हैं फूड चेन। इधर तक समझ आया? पढ़ लो एक बार, हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके पढ़ लेना जब मैं पढ़ने को बोलूँगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी पिरामिड और इसका पहला पहलू है ट्रॉफिक लेवल। ईच लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। कोई भी लेवल फूड चेन का, इसे हम ट्रॉफिक लेवल ही कंसिडर करेंगे। ट्रॉफिक लेवल वो स्टेप है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स फूड चेन बनाते हैं। The amount of matter and energy gradually decreases from the producers at lowest level to the consumers at highest level. समझो नीचे पिरामिड दिख रहा होगा आपको, उससे पिरामिड ऑफ एनर्जी कहते हैं। उसका एग्जांपल, सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स होते हैं, सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स, उसके ऊपर हार्बीवोरस, उसके ऊपर कार्निवोरस, उसके ऊपर ओमनीवोरस। भी ये सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है किसके पास होती है? प्रोड्यूसर के पास। और प्रोड्यूसर्स ही ज़्यादा मात्रा में क्यों है? क्योंकि जब कोई खाना प्रोड्यूस करने वाला ही नहीं होगा तो उसे खाएगा कौन? इसलिए प्रोड्यूसर ज़्यादा मात्रा में है। अगर प्रोड्यूसर्स के पास ज़्यादा एनर्जी होती है, जैसे वो हार्बीवोरस प्रोड्यूसर खाएंगे, वैसे प्रोड्यूसर्स खुद कुछ एनर्जी अपने पास रख लेते हैं और बाकी की एनर्जी दे देते हैं। जैसे हार्बीवोरस कुछ एनर्जी जब हार्बीवोरस मरेगा तो कुछ एनर्जी अपने पास रखेगा और बाकी की एनर्जी कार्निवोरस को दे देगा। वैसे ही कार्निवोरस जब मरेगा कुछ एनर्जी अपने पास रखेगा और वही ओमनीवोरस को दे देगा। ऐसे ही एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है, पहले प्रोड्यूसर्स से हार्बीवोरस तक, हार्बीवोरस से कार्निवोरस तक, कार्निवोरस से ओमनीवोरस तक। इसे को कहते हैं हम एनर्जी साइकिल। और यही कहते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। नीचे डेफिनेशन है वही। जैसे ये पिरामिड ऊपर बन जाता है, वैसे ही एनर्जी लेवल डिक्रीज़ होते जाता है। उसे कहते हैं हम पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है? कुछ डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग एट एवरी लेवल ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट। जैसे इनिशियल क्वांटिटी एनर्जी की कम होती है, वैसे एनर्जी एक्सचेंज भी कम होगा हर जगह। जैसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कम एनर्जी है, वैसे ही ज़्यादा एनर्जी कार्निवोरस तक पहुँचेगी नहीं। वही, और उनकी क्वांटिटी, अगर प्रोड्यूसर ज़्यादा है तो उससे थोड़ा कम हार्बीवोरस हो गए, और उससे थोड़ा कम कार्निवोरस। कार्निवोरस पे डिपेंड होते ज़्यादातर। अगर वही नहीं रहेंगे तो कार्निवोरस खाएंगे क्या? और सबसे कम होता है ओमनीवोरस।
जो कि कार्निवोरस हर्बीवोरस दोनों को खाता है, वही होता है। हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई चीज़ मरेगी उसे डिकम्पोज करने आएंगे डिकम्पोजर्स। हमने स्टार्टिंग में बात की थी वो पटेल कंज्यूमर्स जो एंडिंग में मर जाते हैं, जिनको कोई नहीं खाता, उनको कौन मारता है? वही उनको मारने का, वो जैसे मर जाते हैं वैसे ही उनको मारने का काम करता है डिकम्पोज़र। वो उनकी बॉडी में चिपक कर जो भी प्रोटीन्स है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी बॉडी में, वो वही सॉइल को फिर से दे देते हैं। और यही डिकम्पोज़र का काम है, डिकम्पोज करना किसी भी चीज़ को। जैसे डिकम्पोज़र के 2 एग्जांपल याद रखना, फंजाई और बैक्टीरिया। अभी फंगी वंगी मत बुलाना, बड़े हो गए हो, फंजाई बुलाना, फंजाई, फैंसी वर्ड्स, get in mind please. The decomposer convert the complex material into simple carbon compound. जो डिकम्पोज़र होते हैं वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल उसको सिंपल कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे सब्सटेंस होते हैं, वही सब्सटेंस मिक्स हो जाता है, हवा, पानी, सॉइल में मिक्स हो जाता है, और फिर प्लांट्स उसको फिर से एब्जॉर्ब करके फ्रूट्स में कन्वर्ट करके हम उसको फिर से खाते हैं। यही साइकिल रिपीट होते रहता है। अभी नीचे आप देख रहे होंगे कि ये साइकिल एक पिरामिड देख रहे होंगे आप, द पिरामिड ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। हाँ, द पिरामिड ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। और फिर ऐसे नीचे सबसे फाइटोप्लैंक्टन्स है, ज़ूप्लैंक्टन्स है, फिशेस और ह्यूमंस। ये भी सेम टाइप है, सिर्फ इधर ओमनीवोरस और हर्बीवोरस में एग्जांपल दिया गया है। जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, और उसको खाने वाले हर्बीवोरस है ज़ूप्लैंक्टन्स, और ज़ूप्लैंक्टन्स को खाने वाले हमारे कार्निवोरस है फिशेस, और ओमनीवोरस है ह्यूमंस। ठीक है, सेम एज एनर्जी पिरामिड है, लेकिन ये भी याद रखना पिरामिड ऑफ एनर्जी के साथ एक क्वेश्चन आ सकता है। और अब आया सबसे मेन, ये क्वेश्चन आएगा ही, मैं लिख के देता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा ही। क्वेश्चन का नाम है व्हाट इज़ वन वे ट्रांसपोर्ट, या फिर वाई सन इज़ कॉल्ड एज वन वे, वाई द एनर्जी इज़ ऑलवेज वन वे ट्रांसपोर्ट। तो इसका एक ब्रीफ डेफिनेशन देखते हैं हम। जब भी कोई प्लांट इन इकोसिस्टम में सन से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, सन हमारे जीवन में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्लांट्स जो इकोसिस्टम में होते हैं, हरे भरे प्लांट्स, वो सन से एनर्जी लेते हैं। फोटोसिंथेसिस पता ही होगा आपको, किसकी वजह से होता है? सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की वजह से जो प्लांट्स करते हैं। तो उसमें मेन काम सनलाइट का भी होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, वही ग्रीन प्लांट्स खाना तैयार करते हैं सोलर एनर्जी से, लेकिन वो डिकम्पोज़र तक पहुंचने तक ही, एक ट्रॉफिक लेवल पास करने तक डिकम्पोज़र सब एनर्जी को डिसिपेट कर देते हैं हीट एनर्जी में। डिसिपेट मतलब स्प्रेड कर देना। कौन सी एनर्जी में? हीट एनर्जी में। और यही हीट एनर्जी सन के पास फिर से नहीं जाती, उसे कहते हैं हम वन वे ट्रांसपोर्ट। हमने क्या पढ़ा था? सन सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ग्रीन प्लांट्स वो एनर्जी स्टोर करके खाना बनाते हैं। डिकम्पोजर्स खाने को डिसिपेट करते हैं। जैसे वो एक ट्रॉफिक लेवल तक पार होगा और डिकम्पोजर पहुँचेगा, डिकम्पोजर इसको हीट एनर्जी में डिसिपेट कर देंगे या फिर फैला देंगे, और यही एनर्जी सन तक पहुँचेगी नहीं। उसे कहते हैं हम वन वे ट्रांसपोर्ट। ये बच्चों याद करके जाना, ये आएगा ही, ये मेरी गारंटी। आगे बढ़ते हैं हम। बायोजियोकेमिकल साइकिल। जैसे हमने पढ़ा कि फ्लो ऑफ एनर्जी ये वन वे ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि वन वे ट्रांसपोर्ट मतलब एक तरफा ही जाएगा, वो वापस नहीं आएगा, वो एनर्जी वापस नहीं जाती सन के पास, इसलिए उसको वन वे ट्रांसपोर्ट बुलाते हैं। लेकिन जो साइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो एक साइकिलिक इसमें रहता है, वो जितना जाएगा उतना आएगा भी। वही हमने लिखा है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ वन वे बट द फ्लो ऑफ न्यूट्रिशन
इट्स साइक्लिक्स। और नीचे बायोजियोकेमिकल का डेफिनेशन है, वही नीचे में हमने डेफिनेशन लिखा है, द साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिशन विद एन इकोसिस्टम इज नोन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। वही साइक्लिक फ्लो न्यूट्रिएंट्स का जैसे घूमते जाता है साइकिल के पहिए की तरह, उससे हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। न्यूट्रिएंट्स हमारे ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, दे आर वेरी नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। और यही न्यूट्रिएंट्स अबायोटिक और बायोटिक पे डिपेंड करते हैं, इन दोनों पे ही डिपेंड करते हैं। यही इसी को बोलते हैं हम बायोजियोकेमिकल साइकिल। इस बायोजियोकेमिकल साइकिल में भी 3 प्रकार की साइकिल आती है, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल एंड माय फेवरेट नाइट्रोजन साइकिल। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम कार्बन साइकिल से। द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आफ्टर देयर डेथ बैक टू द एटमॉस्फेयर। जब कार्बन जो एटमॉस्फेयर में है वो प्लांट्स लेकर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देंगे, और वही कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस के थ्रू फिर से जाएगा एटमॉस्फेयर में। वैसा ही एक साइकिल को बोलते हैं हम कार्बन साइकिल। और यही कार्बन के एटम्स अबायोटिक कार्बन के एटम्स अबायोटिक होता है, ये रिसर्कुलेट और रिसाइकल होते हैं बायोटिक की मदद से, हमारी मदद से। इसके दो प्रोसेस की मदद से, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं और रेस्पिरेशन ह्यूमंस और प्लांट्स दोनों करते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट gives byproduct as oxygen and water. And respiration ह्यूमन्स और प्लांट्स दोनों करते हैं। प्लांट्स को भी कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए अपनी सांसें लेने के लिए। प्लांट्स कन्वर्ट CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। जो CO2 होता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। और हमारी बॉडी में प्रोटीन, फैट्स, ये सब कार्बन कंपाउंड्स ही है। बॉडी बिल्डर लोगों को देखा होगा, उनके अंदर प्रोटीन की कमी होती है कभी कभी, इसलिए वो वे प्रोटीन लेते हैं, वो भी एक कार्बन कंपाउंड ही है। और ये कार्बन साइकिल हर्बीवोरस टू कार्निवोरस भी जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। इन दिस वे बायोटिक, तो ऐसे प्लांट्स से जाता है हर्बीवोरस के पास, हर्बीवोरस के पास से जाता है कार्निवोरस के पास, कार्निवोरस के पास से जाता है पटेल कंज्यूमर मतलब एपेक्स कंज्यूमर के पास। इसके कुछ 2 मेन प्रोसेसेस है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। हाईलाइट कर लेना, सबसे मेन सवाल है, आएगा ही। फोटोसिंथेसिस में 6 CO2 मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 H2O 12 मॉलिक्यूल पानी के, सनलाइट और क्लोरोफिल से बनेगा C6H12O6, ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O मतलब 6 मॉलिक्यूल पानी के और 6 ऑक्सीजन के एज ए बाय प्रोडक्ट। और वही रेस्पिरेशन में होता है ग्लूकोज प्लस CO2 और माइटोकॉन्ड्रिया उसकी हेल्प से बनाएगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 पानी के मॉलिक्यूल और एनर्जी, जिसको हम ATP भी बोलते हैं। ATP अभी नहीं है, आपको बाद में है। ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिनो ट्राइफॉस्फेट। वो हमारी बॉडी में एनर्जी बनाता है। अभी नहीं सीखेंगे, बाद में सीखेंगे। आफ्टर दैट द कंज्यूमर्स डिकम्पोज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज बैक अगेन टू द एयर। जब ये पटेल कंज्यूमर्स मर जाते हैं तब डिकम्पोजर वही कार्बन डाइऑक्साइड को डिकम्पोज करके वापस से एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसके अंदर 2 टाइप्स होते हैं, गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। जैसे गैसियस साइकिल से नाम से समझ आ रहा होगा, इसमें मेनली गैसेस इंक्लूड होते हैं। तो हम पढ़ते हैं क्या होता है। गैसियस साइकिल का मेन डेफिनेशन याद रखना, एन एक्युमुलेशन ऑफ द मेन अबायोटिक गैसियस न्यूट्रिएंट्स मटेरियल इज फाउंड इन अर्थ एटमॉस्फेयर, इंक्लूड्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। मैं इन सब का यूज़ बताता हूँ अभी आपको। नाइट्रोजन हमारी बॉडी में कहाँ यूज़ होता है आपको पता है?
नाइट्रोजन हमारी बॉडी में सबसे मेन पार्ट डीएनए में यूज़ होता है। डीएनए की जो एसिड्स होते हैं वो नाइट्रोजन से ही बनते हैं। और ऑक्सीजन का यूज़ तो आपको पता ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ही प्लांट्स ऑक्सीजन बनाते हैं। और वाटर वेपर से बारिश होती है, और पानी तो पता है आपको ज़रूरी क्यों है। दूसरा है सेडिमेंट्री साइकिल, सेम इसका भी डेफिनेशन याद रखना। इंक्लूड सॉइल कंपोनेंट्स लाइक आयरन पता है आपको, हमारी बॉडी में आयरन की बहुत ज़रूरत होती है। दूसरा है कैल्शियम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काम आता है। और तीसरा है फॉस्फोरस, हमारी बॉडी में ज़्यादातर तो हड्डियाँ होती है वो फॉस्फोरस से बनी होती है, इसलिए ये 3 कंपाउंड एलिमेंट्स। एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। पढ़ लिया? समझ आ गया? पक्का? एक बार वीडियो पॉज करके पूरा कार्बन साइकिल पढ़ लो। और टेंशन मत लो, ये इसका पीडीएफ मैं बाद में आपको वीडियो के एंड में दे दूँगा। तो अभी सिर्फ समझने का काम करो, लिखना विखना छोड़ दो, अभी सिर्फ समझने का काम करो। डन? समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा है ऑक्सीजन साइकिल। हमारी दुनिया में 21% एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर में। एटमॉस्फेयर मतलब हमारा आकाश, हाइड्रोस्फीयर मतलब हमारा पानी, और लिथोस्फीयर मतलब हमारा लैंड। सेम एज कार्बन डाइऑक्साइड, उसका भी डेफिनेशन सेम है। द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन विद इन द बायोस्फीयर इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन साइकिल। सिर्फ यहाँ बायोस्फीयर लगा गया है। बायोस्फीयर मतलब लिविंग स्फीयर, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्फीयर है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। उसके अंदर, बायोस्फीयर के अंदर बायोटिक्स और अबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स है। और ऑक्सीजन आपको पता है, ऑक्सीजन हमारा प्ले बॉय है, वो कभी सिंगल नहीं रहेगा। वो हर टाइम किसी न किसी के साथ तो रिएक्ट करता ही रहेगा, किसी न किसी के साथ अपनी जोड़ी बनाएगा ही। तो ऑक्सीजन को सही है साथ निभाना, साथी वाला एक साथी, इसलिए वो हर टाइम एलिमेंट या कंपाउंड में ही रहेगा। जो ऑक्सीजन सिंगल रहता है मेरी तरह, उसे हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। से यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन दिए हैं। O2 भी मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। अगर एक ही O है तो उसे हम कहेंगे नेसेंट ऑक्सीजन। H2O पानी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन कुछ प्रोसेस में यूज़ होता है, जैसे रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होता है। कंबशन, कहीं पे आग लगाने में, जैसे पता है आपको, ऑक्सीजन आग को सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट्स द फायर, डिकम्पोजिशन, corrosion एंड रस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, वो ऑर्गेनिजम्स जो O2 यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं अब सांसें लेने के लिए, उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो नहीं करते उसे कहते हैं हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है सिंथेसाइसिस के लिए भी, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। अगर आपको पता होगा कि ऑक्सीजन ओजोन लेयर ये कैसे बनती है, पता है आपको? ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये जो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, लाइट यूवी रेज होती है वो उसको आधे में काट देती है। और यही यूवी रेज जो आधे में काट देती है उसको, वही जाके वो ऑक्सीजन तो आप अकेला रह नहीं सकता, वो तो प्ले बॉय है, तो अपने खुद से ही जुड़ जाता है। ऑक्सीजन जो नेसेंट, वो जब काट देती है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, O2 को, तब वो 2 हिस्से में बढ़ जाता है, O and O, नेसेंट ऑक्सीजन, सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन, वही जाके दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से चिपक जाता है, तो बनाता है O3, जिसको कहते हैं हम ओजोन। और उसी ओजोन से हमारी ओजोन लेयर बन रही है। लेकिन अभी दुनिया में CFC ज़्यादा बढ़ गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उसकी वजह से ऊपर ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है।
डिप्लीशन मतलब ओजोन लेयर कम हो रही है, उसकी वजह से यूवी रेज ज़्यादा आ रही है धरती पे, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। तो लास्ट टॉपिक बचता है जो कि मेरा फेवरेट है, द नाइट्रोजन साइकिल। हमारी एटमॉस्फेयर में 78% जो मैक्सिमम पोर्शन है वो है नाइट्रोजन का ही। नाइट्रोजन का भी डेफिनेशन सेम है नाइट्रोजन साइकिल का सॉरी फॉर दैट। नाइट्रोजन साइकिल का भी डेफिनेशन सेम है, द रिसाइकलिंग एंड सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस into the different forms of compound when through various abiotic and biotic process of nature is called as natural cycle। वही नाइट्रोजन को सर्कुलेट और रिसाइकल करना बहुत डिफरेंट कंपाउंड से, अबायोटिक और बायोटिक प्रोसेसेस से, नेचर की मदद से, उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। सब यहाँ पे सब नाइट्रोजन साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, सब पार्टिसिपेट करते हैं। और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स होता है वो फ्री फॉर्म होता है, जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है नाइट्रोजन का, वो यूज़ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो फ्री फॉर्म यूजेबल ही नहीं है, कोई नहीं यूज़ करता। एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो उसको कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, जिसे हम कहते हैं राइबोसोम्स। इसको हम आगे देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इसमें आता है वो। फर्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में। किस में जैसे एटमॉस्फेयर, इंडस्ट्रियल या बायोलॉजिकल प्रोसेस से। एटमॉस्फेयर मतलब यही राइजोबियम कन्वर्ट कर रहा है, इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रीज़ की मदद से, और बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब एक जो मैंने अभी बताया था राइबोसोम्स, वही कन्वर्ट करेगा इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड में। इसी वजह से राइबोसोम्स के अंदर कुछ रूट्स नोड्यूल्स के अंदर, प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स के अंदर कुछ काले काले ठिम्बर मिलेंगे, उसे हम कहते हैं राइबोसोम्स। वो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में, उसे कहते हैं हम नाइट्रोजन कंपाउंड, और वो यूजेबल होता है। दूसरा है अमोनियम फिक्सेशन, रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ वेरी अनएक्सटरी वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अमोनिया पता है आपको क्या होता है? कभी अपने पास के सुलभ शौचालय में जाना और नाक खुला रखना, आपको पता चलेगा अमोनिया क्या होता है। जो भी पोटी शोटी होती है, जो एक्सटरी वेस्ट होती है, उसका भी स्मेल अमोनिया की तरह ही आता है। तो ये मत पूछना कि मैं बांस लेने गया था कि नहीं। तो सेम अमोनिया का स्मेल, और अमोनिया अगर आपको सर्दी हुई है तो नाक खोलने में भी काम आता है। तो अमोनिया रिलीज़ कहाँ से होता है? अगर कोई भी बॉडी डिकम्पोज हो रही है तो वहाँ अमोनिया रिलीज होता है, या फिर एक्सटरी वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हमारी या कहीं किसी भी जानवर की पोटी शोटी में अमोनिया होता ही है। और ज़्यादातर इसमें मीथेन भी यूज़ होता है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मीथेन कहाँ यूज़ होता है बताओ? मतलब सबसे ज़्यादा मीथेन प्रोडक्शन कहाँ होता है, किससे होता है बताओ? गाय की पाद से। जब गाय पादती है तब सबसे ज़्यादा मीथेन प्रोडक्शन होता है, वही हम कहते हैं अमोनियम फिक्सेशन। नाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। इस बार ही अमोनिया को हम कन्वर्ट करेंगे नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में, उसे हम कहेंगे नाइट्रिफिकेशन। एंड डीनाइट्रिफिकेशन मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड को फिर से एटमॉस्फेयर में फैला देना गैशियस नाइट्रोजन फॉर्म में, उसे हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। एक बार वो तीनों प्रोसेस याद कर लेना, डेफिनेशन याद कर लेना, और अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर ऐसे ही आपको वीडियोस चाहिए होंगे किसी भी चैप्टर के बारे में तो प्लीज़ कमेंट। I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet.